हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आप जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज मैं उनका गेस करा रहा हूँ। आज क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में बढ़िया से रिव्यू दे के आइएगा और उसको लिख कर आइएगा। ये प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, ये चैप्टर 1 का है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो वो किस विडंबना की बात करते हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने जाति प्रथा पर लेकर बहुत कुछ कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कि विडंबना का स्वरूप क्या है। हमारे समाज में जो जाति प्रथा है देखते हैं आप लोग, ठीक है, कि आप इस जाति के हैं तो आपको इसी काम करना है, ऐसे बताया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है उसी चैप्टर से, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक तत्व होते हैं वो बोलते हैं कि आप जिस जाति से हैं वही काम करना है, आप अपने काम को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप जिस काम में रुचि रखते हैं वो काम करना चाहिए, ठीक है। जिस काम में आपको रुचि नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जातिवाद के पोषक तत्व कहते हैं कि आपके जाति के आधारित आपका काम निर्धारण हुआ है, इसीलिए आप उसी काम को कर सकते हैं, दूसरा काम करने की अनुमति नहीं है, जो कि सरासर गलत है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम तो बता ही सकते हैं लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माना गया है। ठीक है, हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माना गया है। तो सच्चे लोकतंत्र के लिए आपस में हमारे हमारे देश में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग रहते हैं, सबके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे देश से प्रेम होना चाहिए, तभी तभी हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। बढ़िया से आप लोग लिख दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक है, ये जिस चैप्टर का है 20 के दांत चैप्टर से है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तो आपको मैंने बताया था मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेन साहब के परिवार में जो बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव हो रहा था, बहुत भेदभाव होता है। लड़कियों के लिए एक अलग नियम बनाए थे सेन साहब, और अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए एक अलग नियम बनाए थे, ठीक है, जिसको वो खोखा बोलते थे। खोखा मतलब होता है करोड़ों, ठीक है। उनका 5 बेटियां थी, उनके लिए अलग नियम था, उनके बेटे के लिए अलग नियम था, ठीक है। तो यहाँ पे सेन साहब के परिवार में बेटों और बेटियों में बहुत ज्यादा भेदभाव बोला जा रहा था, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत भेदभाव था, ठीक है। लड़कियों को खिलाकर हंसना नहीं था, कहीं घूमना नहीं था, ठीक है। ये सब बहुत सारे नियम बनाए थे सेन साहब। अगला है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा सेन साहब के घर के हर एक मामलों में अपवाद था, ठीक है। जितना भी नियम कानून सेन साहब बनाए थे वो सब नियम कानून खोखा पर लागू नहीं होता था, खोखा उसका पालन नहीं करता था। वो सब नियम का पालन कौन करते थे, उनकी बेटी करती थी। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। आपको मतलब इस कहानी के नायक जो भी लगे उसके उत्तर देना है, तर्कपूर्ण देना है। या तो खोखा हो सकता है आपकी नजर में, ठीक है, या एक मदन का बेटा, मदन था गिरधर का बेटा, वो भी हो सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो नायक लगे उसका उत्तर जो देना है आपको तर्कपूर्ण देना है, ठीक है, अपने शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, ये जो लेखक पूछ रहे हैं कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन जो भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा भाईचारे प्यार देखने को मिलती है, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत
अतीत मतलब बीता हुआ, और सुदूर भविष्य आने वाले को जोड़ता है। ठीक है, इसको बढ़िया से, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आने की संभावना है। ठीक है, आगे देखिए, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक पूछना चाह रहे हैं कि हम जो नाखून हमारा बढ़ जाता है, इसको बार बार काटते हैं, इसको अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, अस्त्र के रूप में किसी को किसी को हमला करने के लिए नाखून का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, इसीलिए लेखक पूछ रहे हैं कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है, अपना इसको उत्तर देना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, नाखून से मान के चलिए किसी को हाथ से नुकसान पहुंचा देता है नाखून से। ठीक है, तो उसको अस्त्र के रूप में कहाँ तक देख सकते हैं, इसको बारे में आप लोग बताना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नाखूनों को बार बार क्यों काटता है। ठीक है, मनुष्य नाखूनों को बार बार क्यों काटता है। तो मनुष्य चाहता है कि हमारे अंदर से जानवर की प्रवृत्ति मिट जाए, इसीलिए नाखूनों को बार बार काटता है। जैसे मनुष्य का पहले पूंछ भी हुआ करता था, तो धीरे धीरे बंदर जाति की प्रजाति मिट गई, मतलब बंदर जाति की प्रजाति चली गई, पूंछ मिट गया, तो इसीलिए मनुष्य चाहता है कि हमारा नाखून भी धीरे धीरे मिट जाएगा। ठीक है, अपने अंदर से पशुता की निशानी को खत्म करना चाहता है, इसलिए मनुष्य चाहता है कि हमारा नाखून भी धीरे धीरे मिट जाए, इसीलिए बार बार नाखूनों को काटता है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। ठीक है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक, 11वीं सदी में, शायद 11वीं सदी में नागरी एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सभी देशों में प्रचलित थी। हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि 11वीं सदी में शायद था कि नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए हुए थे, जो उज्जैन में जाकर बस गए थे, उज्जैन यानी अवंती में। ठीक है, अगर है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो बहादुर अपने घर से अपने माँ के डर से भाग गया था, क्योंकि माँ उसको मारती थी, इसीलिए माँ के डर से क्या गया था, घर से भाग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, इस कहानी में बहादुर के संबंधित जितने भी घटनाएं हुए हैं, ठीक है, उसको संक्षेप में वर्णन कर देना है। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान यानी परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से है, इसको आप लोग अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। तो बिरजू महाराज को अपने पिताजी और अपने चाचा जी को के साथ नाचते हुए पहली बार पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे मैं देखता हूं कि इसमें और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है करा दे रहा हूं। ठीक है, अभी मैं इसको रफ करता हूं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का काफी ही गहरा संबंध था, क्योंकि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, और जो रामपुर में है उनके वहां पे उनके तीनों बहनों का जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए बताते हैं कि लखनऊ और बिरजू महाराज का उससे क्या था, काफी गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी बहन का जन्म रामपुर में हुआ था और उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। मछलियों के लेकर बच्चों के मन में क्या अभिलाषा थी। तो मछलियों को लेकर बच्चे के मन में यह अभिलाषा थी कि उनमें से एक मछली को हम लेकर जाएंगे और उससे खेलेंगे, उसको कुएं में डाल देंगे, और जब मन करे तब उससे निकाल कर क्या करेंगे, उससे खेलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। लेखक पूछना चाह रहे हैं कि मछली और दीदी में क्या समानता है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो लेखक बताना चाहते हैं कि जिस तरह मछली पानी के बिन तड़पती है, ठीक है, उसी तरह दीदी भी क्या रही है, तड़प रही है। या जिस तरह मछली दिन प्रतिदिन काटी जा रही है, दीदी भी क्या रही है, दिन प्रतिदिन कटती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी मछली का कटना तो सबको दिखाई देता है, लेकिन दीदी का कटना और तड़पना किसी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। ठीक है, तो डुमराव की महत्ता जो है शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां जी है उनके कारण से है। ठीक है, याद रखिएगा।
और आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां जी मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बजाते थे क्या, शहनाई बजाते, क्या शहनाई बजाते। अगला क्वेश्चन है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दे। ठीक है, तो मुसलमानों का जो मुहर्रम पर्व होता है उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मुहर्रम का जो पर्व होता है वो शोक का पर्व होता है, शोक का एक पर्व होता है। ठीक है, उस दिन क्या करते हैं बिस्मिल्लाह खां जी, मुहर्रम पर्व के दिन उस दिन कहीं भी शहनाई बजाने नहीं जाते थे। ठीक है, अपने घर पे ही रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा अहिंसा है। क्या है, अहिंसा है, जो किसी से झगड़ा मारपीट नहीं करे। ठीक है, सबके साथ अच्छे से रहे, अच्छे से बोले, व्यवहार करे। ठीक है, गांधी जी के अनुसार इसे बढ़िया शिक्षा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का ध्येय, गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। यही जो मैंने बताया था कि गांधी जी किसी से अहिंसा प्रतिरोध, अहिंसा के अनुसार चलते थे, किससे कैसे बात करना है, क्या सिखाते थे, हमारा जो ज्ञान इंद्रिया है इसका क्या उपयोग है। ठीक है, हाथ का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शरीर का हर एक अंग का, मतलब किसी के प्रति ये हिंसा दिखाना नहीं चाहते थे, सबके सबके साथ अच्छा व्यवहार से रहना चाहते थे और सबको यही सिखाना चाहते थे। ये गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। ठीक है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण यही था कि एक दिन मदन अपने गली में अपने बच्चों, अपने मतलब गांव के बच्चों के साथ क्या लट्टू खेल रहा था, और उस दिन वहां पे क्या होगा, कासू घूमता हुआ आ गया और कासू भी बोलने लगा कि मैं भी लट्टू खेलूंगा, लेकिन मदन उसको खेलने नहीं देता था। ठीक है, इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और झगड़ा हो गई। ठीक है, ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है 25 क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें से 100% जरूर प्रश्न एग्जाम में आएंगे, सीधे तौर पर प्रश्न आएंगे। तो इस 25 प्रश्न का जो गद्य खंड का है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जो काव्य खंड है, ठीक है, 12 लेसन और है काव्य खंड, उसका भी मैं क्वेश्चन मतलब रिव्यू दे दूंगा, बता दूंगा, गेस करा दूंगा। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।